हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं मोहन सर, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, आपके सामने टॉपिक लेके आया हूँ। भूगोल का जो सेशन हमने स्टार्ट किया था उसका बहुत ही महत्वपूर्ण एक टॉपिक फिर से मैं लेके आया हूँ। और वो टॉपिक हमारे बीच है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। जैसा कि हम किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं वहाँ पर कंपटीशन से लेके और जितने भी हमारे, चाहे वो यूजी वाला हो, पीजी वाला हो, यूपीएससी हो, आरएएस वाला हो, आरपीएससी हो, कोई सा भी एग्जाम हो या कोई बड़े लेवल का एग्जाम है जैसे फर्स्ट ग्रेड वाला हुआ, असिस्टेंट प्रोफेसर वाला, सभी में ऑलमोस्ट यहाँ से क्वेश्चंस बहुत ही एक अच्छे लेवल के आते हैं और बहुत आसानी से आप कर पाएंगे। इस तरीके का मैं आपके सामने मैटर लेके आऊँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए। हमारे पास है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, इसको कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी कहते हैं। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं कि ये हमारे पास एक अर्थ है। अर्थ की पहले जो स्ट्रक्चर था, पूर्व में सबसे पहले जो स्ट्रक्चर था लगभग ऐसा था, और आधुनिक युग में या मॉडर्न एरा में लगभग हमारे पास जो पृथ्वी है वो इस रूप में हमारे पास विद्यमान है। ठीक है, तो इसको हम पढ़ने वाले हैं डिटेल से। पहले तो ये देखिए, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत जो है वो किसने दिया था, कब दिया था, इनकी बातें करते हैं। जनरली हमारे पास है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रतिपादन 1912 में। कब हुआ था? 1912, 1912 में हुआ था। और जर्मनी के वैज्ञान, एक भूगोलवेता, यूं कहिए जलवायुवेता, अल्फ्रेड वेगनर ने ये दिया था। विद्वान थे अल्फ्रेड वेगनर, इन्होंने ये थ्योरी दी थी। और 1912, 1912 में अपनी इस सिद्धांत का प्रतिपादन इन्होंने किया था। 1914 से 1918, जैसा कि हमें पता है 1914 टू 1918, 1914 से लेके और 1918 के बीच जो था वो समय, इस ईस्वी में फर्स्ट वर्ल्ड वार, प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था। और ऐसी ही कंडीशन में जब प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था तो इनकी जो थ्योरी थी, हमारे सामने जो थ्योरी आई थी 1912 में, वो थ्योरी ज्यादा पॉपुलर नहीं हुई। क्यों? क्यों नहीं हुई? क्योंकि हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहा था, इसलिए थोड़ा सा ये सिद्धांत है वो फ्लॉप हुआ था। उस टाइम पे इस सिद्धांत पर अधिक ध्यान नहीं दिया गया। क्यों नहीं दिया? इसका रीजन था फर्स्ट वर्ल्ड वार। 1920 में दोबारा से 1920, 1920 में इन्होंने, क्योंकि ये जर्मनी के थे और जर्मन भाषा एक कठिन भाषा है, तो जर्मनी के भूगोलवेता होने के आधार पर इन्होंने अपनी लैंग्वेज जर्मनी की भाषा में इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। परंतु ये ज्यादा पॉपुलैरिटी में नहीं आया क्योंकि एक जर्मन भाषा कठिन भाषा थी। ऐसे में अंग्रेजी भाषा में 1920 में, कौन सी भाषा में? अंग्रेजी भाषा में इसको फिर से प्रस्तुत किया गया या अनुवादित किया गया, अनुवाद करके हम सबके सामने इसको दिया गया। यानी ये इसकी लगभग हम देखें तो एक भूमिका कह सकते हैं। चलिए अब देखते हैं कि वेगनर महोदय ने दी थी ये थ्योरी। अब वेगनर महोदय जो है उनका जीवन परिचय, या अपन बात करें उनका सामान्य परिचय, जनरल जो इनके इंट्रोडक्शन की बात करते हैं हम, तो वेगनर जो, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये वेगनर महोदय का फोटो है। वेगनर जर्मनी के जलवायुविद, देखिए किसके बारे में जानते थे ये क्लाइमेटोलॉजिस्ट थे, यानी जलवायु के बारे में जानने वाले थे। और उन्होंने अपना सिद्धांत कब दिया था? 1912, 1912 में दिया था। और इस सिद्धांत के भाषा कौन सी काम में ली थी? क्योंकि जर्मन के रहने वाले थे तो जर्मन लैंग्वेज में इन्होंने इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। और जर्मन भाषा कैसी थी? कठिन भाषा होने के कारण 1920, 1920 में इसे अंग्रेजी भाषा में फिर से प्रस्तुत किया गया। तब जाकर ये थ्योरी ज्यादा पॉपुलैरिटी में आई थी। अब देखिए हमारे पास में जीवाश्म, जब ये थ्योरी दे रहे हैं तो कुछ जीवाश्मीय प्रमाण इनको मिल रहे हैं कहीं पे। जब जलवायु की, क्योंकि जलवायु वेता थे तो जलवायु को लेकर ही अपना रिसर्च कर रहे थे, अपना अध्ययन कर रहे थे। ऐसे में इनको जीवाश्मीय प्रमाण मिले। उन जीवाश्मीय प्रमाणों के आधार पर इन्होंने कहा कि यहाँ जहां कहीं पे भी देख रहा हूं तो सब कुछ विपरीत मिल रहा है, जो ऐसा नहीं होना चाहिए था उसके बावजूद भी ऐसा हो रहा है। इसका मतलब ये जीवाश्मीय प्रमाण के आधार पर थोड़ा सा इन्होंने सोचा कि मैं था तो जलवायुवेता लेकिन कर कुछ और रहे थे। वेगनर जर्मनी के जलवायुवेता थे जो विश्व में जलवायु अध्ययन कर रहे थे, यानी इनके मेन टारगेट क्या था? क्लाइमेट के बारे में अध्ययन करना, स्टडी ऑफ क्लाइमेट, यानी क्लाइमेटोलॉजिस्ट थे ये। तो जलवायु का अध्ययन करते समय वेगनर को कुछ विपरीत, देखिए अपोजिट, हमारे पास फोसिल्स के ऐसे एविडेंसेस, ऐसे प्रमाण मिले जिनसे लगा कि ये ऐसा संभव नहीं है, फिर भी क्यों हुआ? तो इन विपरीत जीवाश्मीय प्रमाण प्राप्त हुए। अब वो कौन कौन से प्रमाण प्राप्त हुए वो देखिए। पहला है हमारे इनके पास में आया, और वो पहला जीवाश्मीय प्रमाण क्या था? वो था एंटार्कटिका में। देखिए एंटार्कटिका जो महाद्वीप है
वहां पर कोयले के निक्षेप की प्राप्ति, कोयला प्राप्त हुआ, कोयले के निक्षेप की प्राप्ति हुई, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि अंटार्कटिका महाद्वीप पे पहले से क्या है, बहुत ज्यादा ठंडा है, वहां पर कैसा है, पोलर रीजन्स है, ध्रुवीय क्षेत्र है, तो वहां पर बर्फ जमी रहती है। सेकंड है अफ्रीका और प्रायद्वीपीय भारत। देखिए अफ्रीका जो है कॉन्टिनेंट, और प्रायद्वीपीय पेनिनसुलर ऑफ इंडिया, प्रायद्वीपीय भारत, यहाँ पर उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में भी हिम बर्फ के निक्षेप मिले, यानी जहां पर बर्फ संभव नहीं है उसके बावजूद भी वहां पर बर्फ के निक्षेप मिले थे। इसका मतलब कहीं न कहीं इनके दिमाग में ये बात आई कि जलवायु नहीं बल्कि कुछ न कुछ और बात है, कोयले जहां पर उत्पत्ति नहीं हो सकती है फिर भी वहां पर कोयला प्राप्त हुआ। तो ये क्या थे, जीवाश्म के प्रमाण थे। इन प्रमाणों के आधार पर ही इन्होंने अपनी थ्योरी का निष्कर्ष निकाला। थ्योरी स्टार्ट कर रहे हैं, निष्कर्ष का मतलब स्टार्ट क्या है, तो निष्कर्ष निकालेंगे कि किस बात की ओर जाए ये। तो किस बात की ओर गए, इन प्रमाणों के आधार पर वेगनर ने दो निष्कर्ष निकाले। कौन कौन से निकाले, दो निष्कर्ष थे। पहला था, अब देखिए दो कंडीशन उन्होंने देखी है कि यहां पर कोयला प्राप्त हुआ है या हिम प्राप्त हुई है। कोयला कहां प्राप्त हुआ, तो हमने देखा कि जहां पर कोयला संभव नहीं है फिर भी वहां पर क्या मिले हमें, कोयले के प्रमाण। तो उन्होंने कहा या तो स्थल भाग स्थिर रहे हैं, पहला इन्होंने कहा या तो ये रहा है, और जो कटिबंध थे वो क्या थे, वो बदले हैं, विस्थापित हुए हैं, चेंज हुए हैं, विस्थापन हुए। पहला जो निकल के आया निष्कर्ष इनका ये था, ये कहना चाह रहे थे कि अगर ऐसा है कोयले के प्रमाण जहां पर नहीं है, अंटार्कटिका महाद्वीप में कोयला नहीं हो सकता क्योंकि वो ठंडे प्रदेश है, और ठंडे प्रदेशों में कोयला बनना इसका मतलब वहां पर वनस्पति वेजिटेशन रहा होगा। तो रहा होगा तो ये कह रहे या तो स्थल भाग स्थिर रहे हैं तथा कटिबंध यानी वहां पर पहले गर्मी रही होगी, या वहां पर उष्ण कटिबंध रहा होगा, ऐसा इन्होंने माना। इसका मतलब क्लाइमेट जो था या जो कटिबंध जो जोन्स है वो चेंजेबल है या विस्थापित हुए हैं बाद में परिवर्तित होकर। सेकंड इन्होंने कहा या तो कटिबंध, देखो फर्स्ट ये था, सेकंड इसका अपोजिट है, या तो कटिबंध स्थिर है। देखो पहले में क्या था, कटिबंध स्थिर नहीं थे, यहां पर कटिबंध स्थिर है, और स्थलखंड जो हमारे पास लैंड फॉर्म्स हैं वो विस्थापित हुए हैं। और सत्यता क्या है इस थ्योरी के बाद ही पता चलेगा, वैसे तो हम भी जानते हैं कि सेकंड वाला क्या है, ये सत्य है, यानी अलग अलग कटिबंधों पर गए विस्थापित होकर, यानी जो जोन्स है क्लाइमेट के आधार पर जो जितने भी कटिबंध होते हैं जोन्स वो चेंजेबल है, ऐसा इन्होंने कहा। तो अब देखें क्या सही है क्या गलत है इनकी थ्योरी। अब इस सिद्धांत की व्याख्या इन्होंने करके दी है, यानी सिद्धांत हमें दिया है। तो वेगनर ने एक बड़ी जल राशि, देखिए सबसे पहले वेगनर ने एक बड़ी जल राशि मानी है, और वो बड़ी जल राशि को क्या कहा उन्होंने, पैंथालसा कहा था। क्या कहा था, पैंथालसा कहा था इस बड़ी जल राशि को, पैंथालसा। ठीक है, बहुत बड़ी राशि, एक बहुत ज्यादा मात्रा में एक एरिया या हमारी जो पृथ्वी है वो पूरी एक पिंड में थी, और उसके चारों तरफ लाखों वर्षों तक बरसात होने के कारण वहां पर जल बन गया या क्या भर गया, और ऐसे में उस एरिया को क्या कहा इन्होंने, पैंथालसा कहा। तथा एक ही स्थलीय, देखिए एक तो हमारे पास क्या थी, वाटर बॉडी, एक जल राशि थी, और एक हमारे पास स्थलीय भाग था, लैंडफॉर्म जो था वो भी बहुत बड़ा था, और उसको क्या कहा उन्होंने, पेंजिया कहा। तो एक तो पैंथालसा और एक क्या था, पेंजिया। पेंजिया जो है वो क्या था, वो हमारे पास बहुत बड़ा महाद्वीप था, महाद्वीप कह दीजिए, बड़ा महाद्वीप कह दीजिए, केवल एक ही विश्व महाद्वीप था उसका क्या नाम था, पेंजिया, और एक ही महासागर था उसका क्या नाम था, पैंथालसा। इनकी थ्योरी के अनुसार कार्बोनिफेरस, जब हमारे पास में कार्बोनिफेरस यानी जब कोयले की का निर्माण या प्रोसेस स्टार्ट हुआ, तो कार्बोनिफेरस काल जो कि लगभग 30 से 35 करोड़ वर्ष पुराना जो समय था, 30 से 35 करोड़ वर्ष पहले का जो समय है उसको हम क्या कह रहे हैं, कार्बोनिफेरस काल कह रहे हैं। इसमें पेंजिया में विभाजन, तो पेंजिया जो एक भाग था, एक खंड था, स्थल खंड बड़ा, उसमें क्या हुआ, विभाजन, यानी वो टूट गया, विभाजन हुआ। इसके विभाजन से कितने जैसे टूटे, एक से कितने बने, दो, और दो स्थल खंडों का निर्माण हुआ। दो स्थल खंड कौन कौन से थे, तो जो पेंजिया था उसका एक भाग ऊपर एक नीचे, मतलब उत्तरी पेंजिया दक्षिणी पेंजिया। उत्तरी पेंजिया को उन्होंने क्या कहा, अंगारा लैंड या उसी को लोरेशिया का। नीचे वाला जो दूसरा भाग था उसको क्या कहा, उसको गोंडवाना लैंड कहा। तो यहां देखिए हमारे पास में उत्तरी पेंजिया और दक्षिणी पेंजिया दो भागों में टूटा। उत्तरी पेंजिया को अंगारा लैंड कहा या इसी को लोरेशिया भी कहा जाता है, और दूसरा पार्ट जो था दक्षिण में टूट के जो रह गया उसको क्या कहा उन्होंने, गोंडवाना लैंड। अब जैसे ही हमारे पास वाटर बॉडी तो एक ही थी, लेकिन जब स्थल खंड दो हुए तो बीच में भी वाटर बॉडी आ गई, जलीय क्षेत्र आ गया, और वहां पर भी एक महासागर का निर्माण हो गया या सागर का निर्माण हो गया। उसको क्या कहा, इन दोनों के बड़े स्थलों के भागों के बीच में एक जल राशि, एक और वाटर बॉडी आ गई बीच में जल राशि, जिसको टैथिस सागर, जिसको क्या कहा, टैथिस सागर की संज्ञा दी, यानी टैथिस सागर इसको कहा गया।
अल्फ्रेड वेगनर ने, जो हमारे पास स्थलखंड जैसे ही टूटे, उत्तरी पेंजिया, दक्षिणी पेंजिया, उन दोनों के बीच में जो जल राशि थी, बड़ी जल राशि, क्योंकि एक पैंथालसा था और एक और बीच में आ गया, उसको क्या कहा उन्होंने, टैथिस सागर कहा। अंगारा लैंड जो ऊपर वाला पार्ट था, इसके विभाजन से यूरेशिया, देखिए अंगारा लैंड से क्या बने, यूरोप और एशिया वाला जो हमारे पास जो प्लेट्स है, यूरेशियन प्लेट इसको कहते हैं, तो यूरोप और एशिया वाला पार्ट, इसके साथ ही हमारे पास उत्तरी अमेरिका वाला जो भाग है वो भी इसी से बना हुआ है, उत्तरी अमेरिका के स्थल खंडों का निर्माण हुआ। फिर बच गया कौन सा, नीचे वाला, नीचे वाले को क्या कहा अभी आपने, गोंडवाना लैंड। तो गोंडवाना लैंड के विभाजन से क्या क्या बने, एक तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट बना, इसके अलावा दक्षिणी अमेरिका, साउथ अमेरिका वाला जो है वो भी इसी से बना है, इसके अलावा एंटार्कटिका जो कॉन्टिनेंट है, इसके अलावा ऑस्ट्रेलियन जो कॉन्टिनेंट है, और पेनिनसुलर ऑफ इंडिया, प्रायद्वीपीय भारत का निर्माण भी किससे हुआ है, इसी से हुआ है। इसका मतलब है कि गोंडवाना का पार्ट तो क्या क्या रहा है, अफ्रीका महाद्वीप रहा है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप रहा है, अंटार्कटिका महाद्वीप रहा है, ऑस्ट्रेलिया और पेनिनसुलर ऑफ इंडिया, प्रायद्वीपीय भारत, ये किसके पार्ट है, ये सारे गोंडवाना के पार्ट है। जबकि अंगारा लैंड के पार्ट क्या क्या थे, अंगारा लैंड के थे यूरेशिया यानी यूरोप प्लस एशिया, और इसके अलावा उत्तरी अमेरिका वाला जो पार्ट है वो किसके पार्ट रहे हैं, ये दोनों ही हमारे पास अंगारा के पार्ट रहे हैं। अब देखिए महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत जो है इसमें अभी हमने बात करी है क्या क्या, सबसे पहले तो हमारे पास एक ही वाटर बॉडी थी, ये पूरा जलीय क्षेत्र है, इस जलीय क्षेत्र को हमने क्या कहा था, पैंथालसा, क्या कहा था, पैंथालसा कहा था, क्या कहा था बच्चों, पैंथालसा कहा था, जो कि बहुत बड़ा एक जलीय भाग था, और ये बीच का जो पार्ट है बहुत बड़ा जो स्थलीय भाग था, ये जलीय पार्ट था और ये स्थलीय, इसको क्या कहा था, इसको पेंजिया कहा था, क्या कहा था बच्चों, पेंजिया कहा था। तो पेंजिया और पैंथालसा, पेंजिया और पैंथालसा, ये दो ही हमारे पास, सॉरी माफी चाहूंगा एक बार, पेंजिया, ये पेंजिया, थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक थी, पेंजिया और पैंथालसा। तो ये पैंथालसा जो था वो बहुत बड़ी जल राशि थी, पैंथालसा, पैंथालसा या पैंथालासा भी इसको कहा जा सकता है, और ये हमारे पास पेंजिया, ये हमारे पास क्या है, पेंजिया। तो पेंजिया और पैंथालसा ये थे सबसे पहले, शुरुआत हो रही है यहां से। उसके बाद में क्या हुआ, ये जो हमारे पास पेंजिया है इसमें टूटन हुई, मतलब कालांतर में, और टूट गया बीच में से, यहां से क्या हुआ, ये टूट के जैसे ही टूटा तो बीच में यहां पर क्या आ गया, ये पानी, और जैसे उत्तर की ओर चला गया, इसको क्या कहा हमने, इसको कहा नदर्न, इसको कहा नदर्न पेंजिया, इसको कहा नदर्न पेंजिया, उत्तरी पेंजिया, और नीचे वाला जो भाग बच गया इसको कहा हमने सदर्न, इसको हमने क्या कहा, सदर्न पेंजिया, सदर्न पेंजिया। सदर्न पेंजिया, तो ये दक्षिण की तरफ रह गया और ये उत्तर की तरफ, बीच में जो जल राशि आई इसमें क्या बन गया, ये जो जल राशि है यहां पर बन गया टेथिस, यहां पर क्या बन गया है, टेथिस सी, यहां पर बन चुका है टेथिस सागर, ये बीच का जो जहां पर जल आया, तो दोनों टुकड़े हो गए, ऊपर वाले को लॉरेशिया या अंगारा का, नीचे वाले को गोंडवाना लैंड कहा गया। जैसे जैसे समय गुजरा वैसे वैसे इनमें टूटन होती गई, और टूटते टूटते सभी इधर चले गए, ये इधर चल अफ्रीका, और यहाँ से इंडिया वाला टूट के चला गया इस तरह से, और ये यहाँ इस तरफ जा रहे हैं कुल मिलाकर, और अंटार्कटिका, कहने का मतलब ये इस तरह से इनका डिवाइडेशन हुआ, विभाजन हुआ, और अंत में आज वर्तमान में जो हमारे पास ऑल वर्ल्ड है उसका स्ट्रक्चर ये वाला है, जो कि इस तरह से निर्मित हो गया। तो कुल मिलाकर पेंजिया पैंथालसा थे, उसमें टूटन हुई तो उत्तरी पेंजिया दक्षिणी पेंजिया बना, उत्तरी पेंजिया को हमने क्या कहा, अंगारा कहा, उत्तरी पेंजिया को क्या कहा हमने, अंगारा लैंड कहा, और दक्षिणी पेंजिया को हमने क्या कहा, गोंडवाना लैंड कहा, गोंडवाना लैंड। तो कुल मिलाकर ये हमारे पास बन चुके थे दो, और बीच में क्या आया, एक और महासागर या सागर कह सकते हैं, इसको कहा हमने टैथिस, क्या कहा इसको, इसको कहा टैथिस सागर, तो इसका निर्माण हो गया। ठीक है, ऐसे टूटते टूटते अंत में संपूर्ण जो महाद्वीप है, जितने भी हमारे पास 7 महाद्वीप है वो सारे बन गए। ये था एक स्ट्रक्चर।
देखिए अब विस्थापन के लिए उत्तरदायी कारण, जब ये टूटा तो इसके पीछे क्या कारण थे, विस्थापन क्यों हुआ, इसके पीछे क्या क्या कारण रहे हैं। तो देखिए सबसे पहला है जो कारण था वो था टाइडल फोर्स, ज्वारीय बल। तो सबसे पहला जो रीजन था वो क्या था, ज्वारीय बल यानी टाइडल फोर्स कह सकते हैं। ये किसका लगेगा, ये सूर्य और चंद्रमा के द्वारा लगाया जाने वाला बल था। तो टाइडल फोर्स में से कैसे टूटा, तो ये सूर्य और चंद्रमा द्वारा लगाए जाने वाला बल है। इस बल के प्रभाव से स्थल खंडों का प्रवाह किस दिशा में हुआ, पश्चिम की ओर हुआ। और अब देखिए जैसे हमारी पृथ्वी कहां से कहां घूमती है, पश्चिम से पूर्व की ओर। हमारी पृथ्वी कहां से कहां घूम रही है, पश्चिम से पूर्व की ओर। जब भी पृथ्वी घूम रही है तो अब जो चंद्रमा और सूर्य का जो टाइडल फोर्स है, ज्वारीय बल है, वो खींचेगा अपोजिट में, मतलब पूर्व से पश्चिम। तो अब यहां से किस तरफ गया, पश्चिम की ओर। पश्चिम की ओर क्या हुआ, प्रवाह हुआ। किसका प्रवाह हुआ, हमारे कुछ पार्ट्स जिसमें लॉरेशिया और हमारे पास जो उत्तरी अमेरिका वाला पार्ट है, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका, देखो आ गया उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका दोनों ही, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका वाला जो भाग है वो टूटकर विखंडित होकर विस्थापित हुआ। और किस बल के द्वारा, इसी बल के द्वारा। कौन से बल के द्वारा, टाइडल फोर्स या ज्वारीय बल के द्वारा। नेक्स्ट अगला बल कौन सा था, अगला बल था गुरुत्वाकर्षण व उत्प्लावन, ब्यूयांसी फोर्स, ग्रेविटेशनल एंड ब्यूयांसी फोर्स, यानी उत्प्लावन बल या गुरुत्वाकर्षण बल दोनों साथ जब रहेंगे, इसका मतलब ये है कि हमारे पास में जो पैंथालस आता उसमें पानी भरा हुआ था और उस पानी ने क्या किया, ब्यूयांसी फोर्स लगाया ऊपर की ओर। और जैसे ही ऊपर की ओर लगाया तो वो सारे क्या हो गए, टूट गए। एक दूसरा हमारे पास में ग्रेविटेशनल फोर्स, पृथ्वी में क्या है, ग्रेविटी, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण भी ऐसा हुआ। ये बल भूमध्य रेखा की ओर, देखिए ब्यूयांसी फोर्स लगेगा तो कहां लग रहा है, हमारी भूमध्य रेखा की ओर, दक्षिण की ओर विस्थापित के लिए उत्तरदायी माने गए हैं। गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से ऑस्ट्रेलिया, आप देखिए ग्रेविटेशनल तो किस पे लगा, ये लगा ऑस्ट्रेलिया, इसके अलावा मेडागास्कर जो द्वीप है और प्रायद्वीपीय भारत, इन पे तो विस्थापन भूमध्य रेखा की ओर हुआ है। तथा अंटार्कटिका महाद्वीप का विस्थापन दक्षिण की ओर हुआ है। दक्षिण की ओर होने का मतलब पोल्स। तो आज हमारे पास जो अंटार्कटिका महाद्वीप है वो कहाँ है, दक्षिण की तरफ है। ये थे दो मुख्य बल, और दो मुख्य बल में एक तो ज्वारीय बल है और एक गुरुत्वाकर्षण के साथ में उत्प्लावन बल भी है। इनके कारण ही ऐसा हुआ है। अब विस्थापन हेतु दिए गए प्रमाण, अब जब अल्फ्रेड वेगनर ने अपना सिद्धांत दिया तो कुछ एविडेंसेस, कुछ प्रमाण उन्होंने प्रस्तुत करे। उन प्रमाणों की बात करते हैं तो कौन कौन से वो प्रमाण थे। तो विस्थापन हेतु दिए गए, उनके द्वारा जो दिए गए प्रमाण है वो क्या क्या है। तो पहला, सबसे पहला जो प्रमाण है वो है अटलांटिक जो तट है हमारे पास, जो अटलांटिक था, अभी वर्ल्ड मैप की बात करेंगे हम देखेंगे। तो अटलांटिक जो तट है उनमें साम्यता क्या पाई जाती है, उनमें साम्यता पाई जाती है, मतलब जिग्सा फिट वाला जो नियम कह सकते हैं। यानी उसको, दोनों तटों को हम देखें, अटलांटिक जो महासागर है उसके दोनों तटों को यदि हम देखते हैं तो उन दोनों को पास, जैसे ही पास में लाते तो ऐसा लगता है कि दोनों को देखने पर थे कैसे, वो जिगजैग आकृति में थे, जिगजैग आकृति में थे, और उनको देखने पर ऐसा लगता कि जैसे वो आपस में फिट हो जाते हैं। यानी हमारे पास ये जो अंग्रेजी का एस आकर का, इस तरह से जो हमारे पास महासागर है, अंध महासागर कह सकते हैं, इसके इस तरफ कौन सा, नॉर्थ अमेरिका, इधर क्या है, साउथ अमेरिका, इधर क्या है, यूरोप, इधर क्या है, यूरोप, और इस तरफ क्या है, अफ्रीका। इनको मिलाने पर, अफ्रीका, इनको मिलाने पर, इनको पास में लाएं तो ऐसा लगता है कि ये आपस में जुड़ रहे हों। तो कुल मिलाकर समझ में आ गया कि ये ऐसा देखने से लगा, इसलिए इसको नियम को क्या कहा हमने, जिग्सा फिट का नियम कहा। दूसरा था जीवाश्मीय प्रमाण, सेकंड इन्होंने क्या लिया, जो जीवाश्मीय प्रमाण है यानी जो फॉसिल्स है उनके एविडेंसेस भी इन्होंने दिए। जैसे क्या क्या दिया, तो मीसोसोर्स सरीसृप, यानी एक सरीसृप है, रेप्टाइल्स है, और ये जीवाश्म के प्रमाण इन्होंने दिए। और वो कहां दिए, दक्षिणी अमेरिका तथा अफ्रीका में मिल गए। अब आप देखिए दक्षिणी अमेरिका तो यहाँ पे है, साउथ अमेरिका, और दूसरा हमारे पास अफ्रीका यहाँ पे है, और इन दोनों के बीच में क्या है, अटलांटिक सी है। अब काफी डिफरेंस, काफी गैप है होने के बाद भी यहाँ पर जो फॉसिल्स मिल गए वही फॉसिल्स यहाँ पर मिले। इसका मतलब हम कह सकते हैं इस प्रमाण के आधार पर कि कहीं न कहीं पहले ये दोनों एक रहे होंगे। फिर दूसरा है हमारे पास में, ये मीजोसोरस था, फिर है लिस्टोसोरस के जीवाश्म अफ्रीका में। देखिए लिस्टोसोरस कहाँ मिला, इसके फॉसिल्स कहाँ मिले, अफ्रीका में, और कहाँ मिले, भारत में, और कहाँ मिले, अंटार्कटिका से प्राप्त हुए। अब कहाँ भारत है, कहाँ अफ्रीका है और कहाँ अंटार्कटिका है, जबकि वहां पर फॉसिल्स मिल गए, इसका मतलब कहीं न कहीं वो पहले एक ही जुड़े हुए भाग थे। फिर आता है अगला हमारे पास में, लिस्टोसोरस हो गया। ग्लोसोप्टेरस, ग्लोसोप्टेरस क्या है, एक फर्न है, वनस्पति है, पौधे हैं।
फर्न वेजिटेशन। तो ग्लोसोप्टेरस वनस्पति के प्रमाण कहाँ मिल रहे हैं? प्रायद्वीपीय भारत में मिल रहे हैं, दक्षिणी अमेरिका में मिल रहे हैं, अंटार्कटिका में मिल रहे हैं और अफ्रीका से प्राप्त हुए। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि ये पहले ये भाग भी क्या हो रहे होंगे, ये जुड़े रहे होंगे आपस में, तभी तो जाकर वहां पर क्या मिल रहे हैं हमें, उसके प्रमाण हमें प्राप्त हो रहे हैं। अगला हमारे पास में आता है जैविक स्वभाव। तो देखिए अगला जैविक स्वभाव जो है, जिसमें ऐसा कोई जीव होगा जिसका नेचर है, उसका स्वभाव ऐसा रहा है, उससे भी हम प्रस्तुत कर सकते हैं कि ऐसा ये दोनों एक साथ जुड़े रहे होंगे। जैविक स्वभाव में लेमिंग जो जंतु है, लेमिंग जो जंतु है या पक्षी है, ये उत्तरी अमेरिका और ग्रीनलैंड की खोज में अंध महासागर में जाके डूब जाता था। यानी ये डूब रहा था बार बार में, कहां से? लेमिंग जो जंतु था वो उत्तरी अमेरिका की खोज कर रहा था और ग्रीनलैंड में, और रहता इसके जो है अटलांटिक महासागर में अवशेष पाए गए। और अटलांटिक महासागर के जिस तट पे, मतलब अटलांटिक महासागर का जो पूर्वी तट है जहां पर अफ्रीका और यूरोप वाला पार्ट है, यानी यूरोप से ये जाता था और जैसे ही गया किसकी खोज में? उत्तरी अमेरिका और ग्रीनलैंड की खोज में, तो वो बीच में अटलांटिक महासागर में डूबकर मर जाता था। इसका मतलब उसके जीवाश्म के प्रमाण मिले। इस आधार पर कह सकते हैं कि दोनों आपस में, या सभी ये जो है वो सारे आपस में जुड़े हुए थे। ये थे कुछ हमारे पास विस्थापन हेतु दिए गए प्रमाण। अब देखिए हमने जो बात करी उनमें ये प्रमाण थे। एक तो था हमारे पास में ये लिस्टोसोरस, ये लिस्टोसोरस है, ये जीव था। ये लिस्टोसोरस जो थे वो कहाँ कहाँ मिले? तो ये देखिए ये बेल्ट हम देख रहे हैं, अफ्रीका में मिला है। इसके अलावा हमारे पास में पेनिनसुलर ऑफ इंडिया में मिला है, और इसके अलावा हमारे पास में अंटार्कटिका में मिला है। ये वाला जो पार्ट है ये 3 जगह ये पर यहाँ पर ये मिला है। इसके अलावा हमारे पास में ग्लोसोप्टेरस जो फर्न थी, ठीक है, ग्लोसोप्टेरस जो वनस्पति, ये वनस्पति के प्रमाण कहाँ कहाँ मिले? तो हमारे पास दक्षिणी अमेरिका में मिले हैं। इसके अलावा अफ्रीका महाद्वीप में यहाँ पर भी मिले हैं। इसके अलावा पेनिनसुलर ऑफ इंडिया, प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणी जो भाग है उस पठारी प्रदेश में मिला है। इसके अलावा अंटार्कटिका में मिला है, और इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में भी इसके प्रमाण मिले हैं। इसके अलावा मीजोसोरस भी अभी हमने पढ़ा था। मीजोसोरस जो है ये भी क्या है? एक एक्वेटिक रेप्टाइल है, जलीय रेंगने वाला जीव है, जैसा कि स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं। और इसके प्रमाण मिल रहे हैं हमें दक्षिणी अमेरिका, इसके साथ ही अफ्रीका के दक्षिणी भाग में इसके जीवाश्म के प्रमाण मिले हैं। इसके अलावा साइनोग्नेटिस भी मिला है, और इसका प्रमाण भी कहाँ मिला है? दक्षिणी अमेरिका में मिला, अफ्रीका में भी मिला है, जिसका हमने जिक्र नहीं किया था। तो कुल मिलाकर इन प्रमाणों के आधार पर कहा गया कि ये सारे जो धरातल के जितने भी महाद्वीप है सभी कहीं न कहीं एक में ही रहे होंगे, और वास्तव में यही था। इसका मतलब ये सारी जो बातें हैं हमारे पास, ये सारी जो बातें हमारे पास कहीं न कहीं इस ओर इशारा करती है कि ये जो भाग था ये सत्य था, ये सही बात कह रहा था कि पेंजिया था एक ही, और एक क्या था? पैंथालसा था। इस आधार पर इनकी जो थ्योरी थी वो हमारे सामने आई, और ये एकदम सटीक प्रमाण थे। प्रमाण के आधार पर ही हमने कह दिया कि कौन सी बात सही है, कौन सी गलत है। जैसा कि आप भी देख पा रहे हैं, इसमें 2 बातें हमने शुरू में ली थी कि या तो ये है या ये है। देखिए सेकंड वाली बात अब सही मानी जाएगी, क्योंकि कटिबंध तो स्थिर रहे हैं। जहां पर गर्मी नहीं है, जहां पर आज ठंड है, क्या वहां पर कोयला बन सकता है? कभी नहीं बन सकता। इसका मतलब वहां पर कोयला बना है तो कहीं न कहीं वहां पर पहले भी गर्मी या उष्ण कटिबंध रहा होगा, और कटिबंध इसका मतलब है वो फिक्स है। तो फिर कहीं न कहीं हमारे पास जो कॉन्टिनेंट्स है या जो अर्थ है उसके जो टुकड़े हुए हैं वो सारे खिसक खिसक के गए हैं। इसका मतलब या तो ये कह रहा है या तो कटिबंध स्थिर है, इसका मतलब ये बात सत्य है, कटिबंध तो स्थिर है, पर स्थल खंड जो है वो क्या हुए? स्थापित हुए हैं, विस्थापित हुए हैं। तो इनकी थ्योरी के आधार पर हमने देखा, ये सारी बातें हमने की है, तो कहीं न कहीं अब आपको समझ में आ गया होगा। ये वाले प्रमाण थे, प्रमाण के आधार पर भी हम कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए इस तरह से ये क्लास आपकी आज समाप्त करते हैं। सभी जो देखने वाले हैं, जो भी पढ़ने वाले हैं विद्यार्थी, सबके लिए बहुत ही यूजफुल है, और ये मेरा एक यूट्यूब चैनल है ओनली स्टडी ज्योग्राफी। ठीक है, तो आप इस पर समय समय पर जो भी अपडेट्स है, जो भी आपको क्लासेस मिलती रहती है वो पढ़ते रहिए। थैंक यू।